नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं जो लिखा तो गया था 1944 में, जी। लेकिन आज भी उतना ही बेचैन करने वाला है। नाम है जैनेंद्र कुमार का मुक्ति मार्ग। हम्म। हमारे जो स्रोत हैं वो इसे जैनेंद्र जी के मशहूर उपन्यासों जैसे त्यागपत्र या सुनीता उनसे भी ज्यादा खतरनाक बताते हैं। अंदर तक चीर देने वाला। हाँ, अंदर तक चीर देने वाला। अब सवाल यह है कि एक कहानी जिसमें कोई हिंसा नहीं, कोई बड़ा राजनीतिक ड्रामा नहीं, वो इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यही इस उपन्यास का दिल है। इसका खतरा किसी बाहरी घटना में नहीं है, अच्छा। वो उस विचार में है जिसे ये हमारे सामने रखता है। सोचिए 1944 का भारत, जब समाज, परिवार, ये सब संस्थाएं सबसे पवित्र मानी जाती थीं। बिल्कुल। और ये उपन्यास दबे पांव आकर एक सवाल पूछता है, क्या हो अगर एक आदर्श दिखने वाला जीवन किसी की आत्मा के लिए एक जेल बन जाए? बाप रे। इसमें कोई चीख पुकार वाला मेलोड्रामा नहीं है, बस एक ठंडी कटी हुई सच्चाई है जो हड्डियों में घुस जाती है। हम्म। तो आज हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि मुक्ति या आजादी के बारे में ये उपन्यास क्या तोड़-फोड़ करता है। चलिए, तो फिर इस मनोवैज्ञानिक सफर को शुरू करते हैं। कहानी हमें ले जाती है एक छोटे से कस्बे में। जी। नायक हैं डॉक्टर अशोक। उम्र लगभग 35 साल। सफल हैं, ईमानदार, सम्मानित, मतलब समाज की नजर में जो एक आदर्श इंसान होता है ना। बिल्कुल। उनकी पत्नी है कमला सुंदर, भोली, एक समर्पित पत्नी। और एक 6 साल की बेटी भी है, बिट्टी। तो बाहर से देखें तो एक मुकम्मल खुशहाल परिवार की तस्वीर। बिल्कुल। पर जिनेंद्र कुमार इसी तस्वीर के पीछे का खालीपन दिखाते हैं। अशोक के अंदर एक गहरी बेचैनी है। उसे लगता है कि वो अपनी जिंदगी में बस एक किरदार निभा रहा है। और ये एहसास, ये सिर्फ नाखुशी नहीं है ना? नहीं नहीं, ये उससे बहुत ज्यादा गहरा है। ये एक तरह का, क्या कहते हैं, अस्तित्व का संकट है। अच्छा। वो अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, पर उसे लगता है कि सब कुछ एक मशीन की तरह हो रहा है। कमला के लिए उसके मन में इज्जत है, कर्तव्य है, लेकिन वो जुनून, वो दीवानगी वाला प्यार नहीं है। वो बिना वजह वाला प्यार। हाँ बिल्कुल। और उसका रोज का सवाल है। और जरा इस सवाल का वजन सोचिए, अगर मैं सचमुच आजाद होता तो क्या मैं सच में यही जीवन चुनता? ये सवाल तो किसी को भी अंदर से हिला कर रख दे। मतलब क्या मैं यहाँ अपने मर्जी से हूँ या समाज और जिम्मेदारियों के जाल में फंस गया हूँ? सही बात है। ये सवाल उसे खाए जा रहा था। और ऐसे में लगता है कि इस घुटन को तोड़ने के लिए कोई बड़ी त्रासदी होगी, कोई हादसा होगा। लेकिन जैनेंद्र कुमार कुछ बहुत ही सूक्ष्म लाते हैं। एक इंसान। हाँ, एक इंसान, एक औरत, सुधा। सुधा कहानी की उत्प्रेरक है। वो सिर्फ एक किरदार नहीं, वो एक विचार की तरह आती है। उम्र कोई 24-25 साल, में आग, बातों में बिजली। वाह। वो घायल स्वतंत्रता सेनानियों की मदद के लिए अशोक के अस्पताल आती है। और ये समझना जरूरी है कि उसका गांधीवादी होना सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये उसके चरित्र का मूल है। बिल्कुल। सत्य और निडरता उसकी सांसों में है। और अशोक पर उसकी पहली मुलाकात का असर वो एक बिजली के झटके जैसा होता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि जिंदगी सिर्फ सांस लेना और जिम्मेदारियां निभाना नहीं है। जिंदगी तो वो आग है जो सुधा की आंखों में है। सही। धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू होती है और ये बातें अक्सर पूरी पूरी रात चलती हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये अशोक के लिए एक आईना बन जाती हैं। एक ऐसा आईना जिसे देखने की हिम्मत उसने कभी नहीं की थी। बिल्कुल। सुधा कोई लाग लपेट नहीं रखती। वो किसी डॉक्टर की तरह अशोक की आत्मा का निदान करती है और बड़ी बेबाकी से कहती है। क्या कहती है वो? वो कहती है, डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप मर चुके हैं। आपका शरीर चल रहा है, आत्मा कहीं खो गई है। ओह। सोचिए, ये शब्द सुनना कितना कितना क्रूर और कितना जरूरी रहा होगा अशोक के लिए। वो टूट जाता होगा। हाँ, वो टूट जाता है, लेकिन इसी टूटने में वो पहली बार खुद को जिंदा महसूस करता है। उसे लगता है कि सुधा का प्यार ही वो मुक्ति है, वो जिंदगी है जिसकी उसे तलाश थी। तो अब अशोक एक ऐसे दौराहे पर है जहां से कोई भी रास्ता आसान नहीं है। एक तरफ कमला और बिट्टी, उसका परिवार, उसकी सामाजिक पहचान, और दूसरी तरफ सुधा, जिसे वो अपनी आत्मा की आवाज, अपनी मुक्ति की उम्मीद मान बैठा है। यहां पर एक सवाल उठता है, और शायद कुछ सुनने वाले भी ये सोच रहे होंगे कि क्या अशोक की ये मुक्ति की तलाश असल में सिर्फ एक गहरे स्वार्थ का सुंदर नाम नहीं है? ये बहुत जरूरी सवाल है और उपन्यास इसकी जटिलता से भागता नहीं है।
हाँ, एक स्तर पर ये बिल्कुल स्वार्थ है। तो इसमें कोई शक नहीं कि उसके फैसले से कमला और बिट्टी की दुनिया उजड़ जाएगी। लेकिन जिनेंद्र कुमार हमें अशोक के नजरिए से ये भी दिखाते हैं कि ये आत्मविनाश के खिलाफ आत्मसंरक्षण की एक हताश कोशिश भी है। वो खुद से लड़ रहा है। बिल्कुल। वो सोचता है मैं कमला को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं सुधा के बिना रहा तो अपनी आत्मा को धोखा दे रहा हूँ। तो ये सही और गलत के बीच का चुनाव नहीं है। नहीं, ये दो गलत के बीच या शायद दो सही के बीच एक तकलीफदेही चुनाव है। और आखिरकार वो एक फैसला करता है कि वो कमला को सब सच बताएगा। जी। और ये सीन ये इस उपन्यास के सबसे शक्तिशाली हिस्सों में से एक है। अशोक कमला के पास जाता है, सब कुछ बता देता है। अब यहाँ पर एक आम छवि क्या होती? पत्नी रोएगी, चीखेगी, सवाल पूछेगी। हाँ, लेकिन कमला ऐसा कुछ नहीं करती। जिनेंद्र कुमार मेलोड्रामा को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर लेखक का कमाल दिखता है। वो यथार्थवाद की एक नई जमीन तैयार कर रहे थे। सही बात है। कमला की चुप्पी उसके चीखने से ज्यादा असरदार है। वाह। वो लंबी खामोशी के बाद सिर्फ एक शब्द का सवाल पूछती है। बिट्टी। हाँ, बिट्टी। इस एक शब्द में एक माँ का सारा डर, सारी चिंता सिमटाई है। अशोक कहता है कि बिट्टी तुम्हारे पास ही रहेगी। हाँ। और तब कमला जो कहती है वो एक वाक्य पूरे उपन्यास का वजन अपने ऊपर उठा लेता है। वो कहती है जाइए, मैंने आपको कभी बांधा नहीं था। ये लाइन, ये दिल चीर देती। ये सिर्फ दिल नहीं चीरती, ये मुक्ति की पूरी अवधारणा को ही पलट देती है। हाँ। वो ये नहीं कह रही कि मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। वो कह रही है तुम हमेशा से आजाद थे, बंधन तुम्हारे अपने मन में था। वाह। ये माफी नहीं है, ये एक सच्चाई का बयान है। इसमें एक पत्नी का दर्द भी है और एक इंसान की गरिमा भी। वो अशोक के बनाए हुए नाटक से पर्दा हटा देती है कि वो बंधा हुआ था। वो कहती है मेरी तरफ से कोई जंजीर नहीं थी, ये तुम्हारी अपनी कमजोरी थी जिसे तुम बंधन का नाम दे रहे थे। ये वाक्य अशोक की मुक्ति की पूरी इमारत को हिलाकर रख देता है। और अशोक वो सुधा के साथ एक नए जीवन के लिए निकल पड़ता है। एक छोटे से गांव में बस जाते हैं। बाहर से सब कुछ वैसा ही लगता है जैसे उसने सोचा था। हाँ, सुधा स्वराज के काम में व्यस्त हैं। अशोक ने एक छोटी सी डिस्पेंसरी खोल ली है। वो साथ हैं, आजाद हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असलियत तो यहाँ से शुरू होती है। बिल्कुल। अशोक को रात में नींद नहीं आती। उसे बिट्टी की याद बेचैन करती है। और उसे कमला की वो चुप आंखें याद आती हैं। हाँ, वो आंखें जिनमें कोई शिकायत नहीं थी, बस एक गहरी खामोशी थी। और अब उसके मन में एक नया सवाल उठता है जो पहले वाले से भी ज्यादा तकलीफदेह है। वो क्या? मैंने मुक्ति पाली या मैंने सबसे बड़ा पाप किया? ओहो। वो जिस आजादी के लिए भागा था, वही आजादी अब उसे अपराध बोध की एक नई जेल में कैद कर देती है। उसे ये एहसास होता है कि आप एक घर छोड़ सकते हैं, एक शहर छोड़ सकते हैं, पर आप अपनी यादों को, अपनी जड़ों को छोड़कर नहीं भाग सकते। जिस शांति की तलाश में वो निकला था, वो पहले से भी ज्यादा अशांत हो गया है। सही बात है। और सुधा जो खुद सत्य की साधक है, वो ये सब महसूस कर रही है। बिल्कुल। वो देखती है कि अशोक का शरीर उसके साथ है, पर उसकी आत्मा कहीं और भटक रही है। वो जोशीला अशोक नहीं है जिससे वो मिली थी, बल्कि एक बुझा हुआ अपराध बोध से भरा इंसान है। और यहाँ सुधा का चरित्र अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है। उसका जो गांधीवादी दर्शन है, वो यहाँ सिर्फ किताबी बात नहीं रह जाता, वो उसे जी कर दिखाती है। जी, गांधीवाद का एक मूल सिद्धांत है अपरिग्रह, मतलब किसी चीज पर अपना अधिकार न जताना। सुधा अशोक पर अपना अधिकार नहीं जताती। वो एक दिन उससे कहती है, क्या अशोक, तुम वापस चले जाओ, तुम यहाँ खुश नहीं हो। तुमने मुझे चुना, लेकिन तुमने खुद को खो दिया। और फिर वो कहती है, सच्ची मुक्ति वहां है जहां तुम्हारा पूरा मन हो, बिना किसी अपराध बोध के। ये तो मुक्ति की परिभाषा ही बदल देता है। मतलब मुक्ति किसी दूसरे इंसान को पाने में नहीं, बल्कि खुद को पाने में है। बिल्कुल। सुधा उसे सिखाती है कि मुक्ति किसी के साथ या किसी के बिना होने का नाम नहीं है। मुक्ति अपनी आत्मा के साथ एक होने का नाम है। उसका ये काम, अशोक को वापस भेजना, ये प्रेम का सबसे बड़ा और सबसे निस्वार्थ रूप है। वो उसे उसकी अपनी सच्चाई के लिए आजाद कर रही है। सही कहा। ये सुनकर अशोक शायद पहली बार अपनी पूरी यात्रा में जोर जोर से रोता है। शायद अपनी बेवकूफी पर या उस दर्द पर जो उसने सबको दिया। और फिर एक सुबह वो चुपचाप वापस अपने कस्बे लौट आता है। जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो दरवाजा खुला मिलता है। और यहाँ उपन्यास का वो अंतिम दृश्य आता है।
जो पाठकों के जहन में हमेशा के लिए बस जाता है। अशोक घर के अंदर जाता है, कमला रसोई में काम कर रही है। वो मुड़कर उसे देखती है। दोनों के बीच एक लंबी गहरी खामोशी है। कोई सवाल नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई माफी नहीं, सिर्फ वो खामोशी जिसमें सालों की अनकही कहानी कैद है। और फिर कमला उस खामोशी को तोड़ती है, लेकिन किसी सवाल से नहीं, किसी ताने से नहीं। वो बस इतना कहती है, क्या? चाय पी लो, ठंडी हो रही है। बस। अशोक बैठ जाता है और बिट्टी दौड़कर उसकी गोद में चढ़ जाती है और बाहर बारिश हो रही है। ये दृश्य कमाल का है। वो एक वाक्य, चाय पी लो, किसी भी लंबी चौड़ी बातचीत से ज्यादा ताकतवर है। ये स्वीकृति है। ये माफी नहीं है, क्योंकि शायद कमला मानती है कि माफ करने वाली वो होती कौन है। ये बस जिंदगी के प्रवाह की स्वीकृति है। जीवन रुकता नहीं, वो आगे बढ़ता है। और बिट्टी का गोद में आकर बैठ जाना, वो इस बात का प्रतीक है कि कुछ जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वो टूट नहीं सकती। और बाहर की बारिश शायद वो अशोक के मन के तूफान के शांत होने का प्रतीक है, एक नई, खामोश और शायद ज्यादा सच्ची शुरुआत का। उपन्यास का अंतिम वाक्य इस पूरी यात्रा को एक सूत्र में पिरो देता है। हाँ, उसने मुक्ति की तलाश में सारी दुनिया छान मारी थी। आखिर मुक्ति वहीं मिली जहां उसने सबसे पहले उसे खोया था। वाह! वो मुक्ति जिसे वो घर से भागने में ढूंढ रहा था, वो उसे आखिरकार उसी घर में, उसी जिम्मेदारी में, उसी खामोशी में मिलती है। तो ये उपन्यास हमें कोई आसान जवाब नहीं देता, है ना? बल्कि हमें कुछ बहुत असहज करने वाले सवालों के साथ अकेला छोड़ देता है। जैसे सच्ची मुक्ति आखिर है कहाँ? क्या सामाजिक बंधनों को तोड़ने में है, या उन्हें एक नई और गहरी समझ के साथ निभाने में? क्या आजादी सब कुछ छोड़कर भाग जाने में है? यहीं रहकर अपनी सच्चाई के साथ जीने का मुश्किल रास्ता खोजने में है। स्रोत का वो कथन बिल्कुल सही है कि इसका हर वाक्य चाकू की तरह है। और ये पाठक को एक खालीपन और एक गहरे सवाल के साथ छोड़ देता है। बिल्कुल। वाकई ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद सच्ची मुक्ति पलायन में नहीं, स्वीकृति में है। शायद आजादी जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि उनके भीतर ही अपने होने का अर्थ खोजना है। और शायद यही इस उपन्यास का असली खतरा है। ये पाठक से कहता है, ठीक है, अशोक की कहानी तो सुन ली, अब जरा अपनी जिंदगी की तरफ देखो। क्या तुम आजाद हो? ये एक ऐसा सवाल है जो कई रातों की नींद छीन सकता है, और शायद यही एक महान रचना की पहचान है।